Good morning all of you. Welcome to SRSL online classes. Myself Vandana Mishra. अपना today's आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? प्रबंध सिद्धांत व तकनीकें। आई बात समझ में? अपने जो पहले जो क्लास में था उसके अंदर अपन ने प्रबंध सिद्धांतों के बारे में जाना था। अपने सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन सिद्धांत होते हैं। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि हेनरी फ्यूज जो है उनका प्रबंध में योगदान क्या रहा, उसके बारे में जाना था। फिर अपन ने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इसमें तकनीकें भी आई थी। तकनीकों के बारे में मैंने आपको इसमें नाम बताए थे, ठीक है। वैसे तो प्रबंध की बहुत सारी तकनीकें हैं, पर अपने जो बुक में जो सिलेबस में आपको जो दी गई है वो 3 मुख्य तकनीकें बताई गई है, ठीक है। 3 मुख्य तकनीकें कौन सी है? एक तो फर्स्ट जो है अपना है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध करना, दूसरा अपना था अपवाद द्वारा प्रबंध, तो तीसरा था अपना व्यू रचनात्मक प्रबंध। अब हम एक एक के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आई बात समझ में? अब देखो सबसे पहले अपनी तकनीक है फर्स्ट उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मतलब क्या होता है कि उद्देश्यों को निर्धारण कर कर अपन ने क्या किया, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया, उसके बाद में अपन ने संगठन का प्रबंध किया, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे प्रबंध करना बहुत ही आसान हो जाता है। आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रबंध को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक टारगेट है, हमारे सामने एक लक्ष्य है कि हमें अपने काम को कहाँ तक पूरा करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि हमारे सामने क्या है, उस काम को करने के उद्देश्य सामने है, ठीक है ना। तो उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध जो होता है वो प्रबंध को करने में काफी क्या करती है, अपनी सहायता करती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी प्रकृति और विशेषता के बारे में कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की विशेषता क्या है कि हम इस तकनीक को अपनाएं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका क्या है, उद्देश्यों का व्यवस्थित क्रम निर्धारण करना। मतलब आप जो देखते हो कि संगठन के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उन विभागों के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो हम वहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है कि सबसे पहले हमें कौन से उद्देश्य को पूरा करना है, उसका एक निश्चित क्रम हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। कि सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है, उसके बाद हमें ये करना है, उसके बाद हमें ये करना है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो इसका एक फायदा क्या है कि उद्देश्यों का व्यवस्थित क्रम आप निर्धारित कर सकते हो। दूसरा, समूह भावना विकसित। समूह भावना का विकास इसमें संभव हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि अपने सबके सामने एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य इसको पूरा करना। तो इससे क्या होता है, सारे मिलकर अपन क्या करते हैं, उस एक उद्देश्य की पूर्ति में जुट जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे टीम भावना, समूह भावना विकसित होती है, ठीक है। थर्ड जो है इसमें वो है निश्चित अवधि में कार्य संपन्न। जैसे मान लो अपने सामने उद्देश्य निर्धारित है, अपने सामने अपने गोल है, वो दिख रहे हैं कि अपने ये उद्देश्य हैं, तो उनको पूरा करने के लिए पता है कि अपन को इस तरीके से पूरा करना है, इसका ये समय है, इसके इस टाइम में पूरा करना है, ठीक है ना। लेकिन अपने सामने जब कोई उद्देश्य नहीं रहता है तो पता ही नहीं था अपन करना क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें टाइम जो है हमारा वेस्ट हो चला जाता है कि करना क्या है, क्या किस लिए हम ये काम कर रहे हैं। पर जब हमारे सामने किसी को काम को पूरा करने के लिए मकसद होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि ये जो काम कर रहे हैं, हमारा इसके पीछे जो मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है, तो वो काम क्या होता है, एक निश्चित अवधि में निश्चित समय पर क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि आपके ऊपर एग्जाम्पल एक देखती हूँ मैं कि स्टूडेंट्स के लिए जब सामने एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए तो आप क्या करते हो, आप टाइम टेबल को ध्यान में रखकर आप अपनी स्टडी की प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब तक टाइम टेबल नहीं आता तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो इतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पर टाइम टेबल आने का उनको ये रहता है कि हाँ सबसे पहले हमारे इंग्लिश का है, फिर हिंदी का है, फिर हमारे और सब्जेक्ट इनका है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपनी प्रिपरेशन करते हो। तो वैसे ही ये उद्देश्य जो होते हैं टाइम टेबल के रूप में हमारे सामने क्या होते हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। फिर है पर्याप्त मात्रा में अधिकारों का प्रत्यावर्तन। इसमें हमारे प्रबंधक होते हैं, अधिकारों का प्रत्यावर्तन मैंने आपको बताया था, प्रबंधक सिद्धांतों में आया था ये पॉइंट। उसका मतलब क्या होता है, अधिकारों का प्रत्यावर्तन का मतलब अधिकारों को बांटना अपने अधीनस्थों में, अपने कर्मचारियों में। क्योंकि अगर आपको उद्देश्यों का निर्वाह करवाना है या किसी से कोई भी काम करवाना है तो साथ साथ में उसको अधिकार भी देने पड़ेंगे, तभी तो क्या करेगा, वो अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति कर सकता है। वरना आपने अगर उत्तरदायित्व दे दिए
की पूर्ति नहीं कर सकता और साथ में अधिकार दे दिए, उत्तरदायित्व नहीं दिए, तो भी वो अपने अधिकारों का क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। तो दोनों चीजें साथ साथ में चलती है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में अधिकार कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमारे सामने उद्देश्य है करने के लिए कि हमें इन उद्देश्यों की पूर्ति करना है। तो प्रबंधक को पता रहता है कि हमें इनके लिए इन अधिकारों की इनको आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको क्या कर सकते हैं, उन अधिकारों को उनमें बांट सकते हैं अच्छी तरीके से। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं इसकी लाभ और गुण के बारे में। इसका लाभ और गुण है फर्स्ट, कुशल निष्पादन। निष्पादन का मतलब क्या होता है कि हमें ये काम कर दिया, मतलब हमें ये काम कर दिया, मतलब पूरा हमारा ये काम हो गया, होता है निष्पादन। मतलब कुशलता से अपन क्या कर सकते हैं, अपने कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे सामने उस काम को करने का एक उद्देश्य है, एक मोटिव है, एक पर्पज है हमारे सामने कि हमें जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा ये मोटिव है। इसलिए क्या कर सकते हैं, उस काम को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो है वो है सरलता। जब हमारे सामने हमारे लक्ष्य होते हैं, हमारे उद्देश्य होते हैं, तो हम उस कार्य को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई हमारे सामने कठिनाई नहीं आती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें करना क्या है। लेकिन जो आपको ये नहीं पता कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव क्या है, तब तक आप उस काम को सरलतापूर्वक नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों कर रहा हूँ, मेरा इसका मोटिव क्या है। ठीक है ना? तो उस काम को करने में क्या होगी, आपको बहुत ही कठिनाई महसूस होगी। इसलिए किसी भी काम को सरलतापूर्वक करने के लिए आपको सबसे पहले उस काम को करने के लिए उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि हमारा जो काम करने का जो मकसद है वो क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसका उत्तर अगर मिल जाता है तो आपके लिए वो कार्य करना क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट है मनोबल में वृद्धि। जब आपके सामने आपके उद्देश्य होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, आपके लक्ष्य होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपके मनोबल में वृद्धि रहती है कि मुझे ये काम इसलिए करना है क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है। ठीक है? नेक्स्ट आत्मसंतुष्टि का विकास। जब अपन अपना काम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए करते हैं, तो अब उस काम को करने के लिए क्या होगी, हमें आत्मसंतुष्टि होगी। क्योंकि हमें पता है कि हम ये काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। आई बात समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसके लाभ हो गए। लाभ में हम बात करते हैं इसकी सीमाएं। सीमाएं या फिर इसको दोष भी बोल सकते हैं। इसकी जो पहले जो सीमाएं हैं वो क्या है, उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। उद्देश्य निर्धारण में ये देखो, इसकी फर्स्ट जो सीमा है, इसका फर्स्ट जो दोष है पहला, वो क्या है, उद्देश्यों के निर्धारण में कठिनाई। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमने बहुत आसानी से कह दिया कि हमारे सामने उद्देश्य होते हैं, तो हम अपने काम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से पूरा कर सकते हैं। पर हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हमारा उद्देश्य हमें कैसे फिक्स करना है, हमारे उद्देश्य हमें कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि हमारे जो संगठन के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसका चुनाव हमें करना है कि हमारा जो पहला उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। देखो, हम बात करते हैं कि जब पुराने टाइम में जो बिजनेस करते थे, मतलब आज का युग है अपना आधुनिक युग है, पर जो पहले के युग में जब बिजनेस होता था उसमें क्या था, उसमें व्यापार का एकमात्र उद्देश्य था लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना उनका क्या था, एकमात्र उद्देश्य था। पर आज का जो मॉडर्न एरा है, आज का जो आधुनिक युग है, उसका एक
चाहिए। आई बात समझ में। हमारा जो सेकंड है वो है संतुलन की समस्या। संतुलन की समस्या। वहां पर हमें ये संतुलन होने की समस्या हमारे सामने आती है कि हमारा जो उद्देश्य है, जैसे मान लो बहुत सारे संस्थाओं में हमारे उद्देश्य हो गए, ठीक है ना, कि हमें उन्हें बैलेंस कैसे स्थापित करना है, हमें संतुलन उनका कैसे रखना है, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि हमें कौन से उद्देश्य को प्राथमिकता पहले दी जानी चाहिए, बाद में हमें किसे देनी चाहिए, उसके बाद में किसको देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये समस्या हमारे सामने आती है कि संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं वहां पे। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा इसमें है लोकशीलता की कठिनाई। लोकशीलता की कठिनाई। देखो आपको पता है कि आप किसी भी चीज के बारे में, बिजनेस के बारे में आप पहले कुछ ना कुछ फिक्स कह नहीं सकते हो कि हमें बिजनेस में इतना प्रॉफिट होगा, हमें ये होगा। परिस्थितियों पर हमारा व्यापार जो है वो डिपेंड होता है कि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, कैसी भी परिस्थिति हमारी हो सकती है। पर अपना बात करते हैं प्रबंध के बारे में, तो प्रबंध का जो मुख्य फंक्शन है, पहला मतलब फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है, नियोजन। तो जब नियोजन होता है उसी टाइम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। तो सपोज करो आपने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया, ठीक है, आज आपका उद्देश्य कुछ और है, फिर भविष्य में आपकी परिस्थितियां बदल गई, चेंज हो गई, वहां पर आपके उद्देश्य क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोकशीलता की कठिनाइयां होती है। आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको अपने उद्देश्य को बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, आप पहले से जो काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, जो आपने जो उद्देश्य की पूर्ति की पहले जो काम करते आ रहे हैं, लास्ट में आपके उद्देश्य वो रहे नहीं, आपके उद्देश्य क्या हो गए, वहां पर अगर चेंज हो गए। इसलिए क्या होता है, इसमें लोकशीलता की कठिनाई इसमें देखने को मिलती है। ये तो थे इसके तीन मुख्य दोष, ये तीन मुख्य दोष इसमें पाए जाते हैं। फिर कुछ इसमें अन्य दोष भी है। अन्य दोष के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो उच्च प्रबंधक होते हैं, उच्च प्रबंधक के सहयोग का अभाव। यहाँ पर उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंदर उच्च प्रबंधक के सहयोग का अभाव देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जब अपना जो पहला उद्देश्य था वो कुछ और था, परिस्थितियों के अभाव में उद्देश्य क्या हो गए, वहां पर बदल गए। तो ऐसे में हमारे जो उच्च प्रबंधक होते हैं उनके सहयोग क्या होता है, हमसे वहां पर उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वहां पर क्या होता है, उच्च प्रबंधक से सहयोग का अभाव हमें देखने को मिलता है। आप नेक्स्ट ये कह सकते हो कि आप इसमें हमारे जो अधीनस्थ होते हैं, अधीनस्थों पर कार्य का दबाव